स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कर लिया है जिसमें हमने टोटल 10 टॉपिक के बारे में हमने बात किया था और आज इस वीडियो में हम टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो टोटल 21 टॉपिक्स हैं जिसमें से 10 टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो बच्चे जो 11 टॉपिक है उसको हम इसमें कवर कर लेंगे और इस तरीके से आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजों को बारीकी से पढ़ाई जा रही है, चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा। किसी भी चीज में अगर डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं संडे को 7 बजे जूम पे मैं क्लास लूंगा, डाउट क्लास लूंगा, तो आप उसमें जरूर शामिल होइएगा। साथ ही साथ उसमें टिप्स, टेक्निक्स, हर चीज बताऊंगा जिसकी वजह से जो बच्चा है वो अच्छे से स्टडी कर पाएगा और अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं धम्म से क्या अभिप्राय है, दैविक राजा के बारे में, उपज बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं, साथ ही साथ भूमि दान तथा नए सम्रांत वर्ग। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक को हमने भूमि दान में करेंगे और दूसरा जो है नए सम्रांत ग्रामीण करेंगे। ठीक है, नगर एवं व्यापार के बारे में पढ़ लेंगे, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का जो व्यापार हुआ करता था उस समय। सिक्के तथा राजाओं के बारे में बात करेंगे, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लास्ट के जो 3 टॉपिक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। लास्ट के जो 3 टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक इधर हो गए, यहाँ पर ये वाला टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है अपना धम्म है, उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये धम्म है क्या। देखिए, धम्म की अगर मैं बात करूं, धम्म एक प्रकार की नियमावली है। क्या कहोगे? नियमावली। नियमावली का मतलब क्या होता है भैया? नियमावली का मतलब होता है जिस तरीके से आज हमारे देश में संविधान है जिसमें नियम और कानून लिखे गए हैं, उसी प्रकार से देखा जाए अशोक ने भी धम्म को एक नियमावली तैयार करवाया था जिसमें सारे नियम कानून लिखे गए थे। तो धम्म हम किसे कहते हैं? धम्म एक प्रकार का नियमावली है जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं ताकि धम्म के माध्यम से साम्राज्य को अच्छे से चलाया जा सके। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? इसमें वही नियम कानून लिखे गए हैं जिसमें ये बात कहा गया है कि बड़ों के प्रति, छोटे के प्रति किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से है ना हमें रहना चाहिए, इस प्रकार की चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो देखिए क्या लिखा है, धम्म से क्या अभिप्राय है। धम्म एक प्रकार की नियमावली है, मतलब नियम कानून का एक संग्रह है। ठीक है, धम्म के सिद्धांत जो है, इसमें सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। अत्यंत साधारण है, मतलब सिंपल बात कही गई है, और सार्वभौमिक का मतलब होता है जो सबको मानना पड़े। ठीक है, यानी कि धम्म एक प्रकार की नियमावली है जिसमें जो सिद्धांत लिखे गए हैं वो बहुत ही सिंपल है, साधारण है, और सार्वभौमिक का मतलब होता है जो सबके लिए है ना, सबके लिए है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। कैसे किया? अभिलेखों के माध्यम से। आज की डेट में आप देखते हो गवर्नमेंट को कोई नीतियां लागू करनी होती तो कैसे करते? भाई न्यूज है, न्यूज पे एक बार बोला, उसके बाद क्या वो चीजें लागू हो गई। ऐसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस समय अभिलेख हुआ करते थे, अभिलेख पे चीजें लिखवा कर जगह जगह पे चौक पे लगा दिया जाता था ताकि जो नगरवासी हैं आते जाते वक्त उसको पढ़ पाए और चीजों को समझ पाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें क्या क्या लिखे गए? इसमें बड़ों के प्रति आदर लिखा गया है, सन्यासियों तथा ब्राह्मणों के प्रति उदारता लिखा गया है। यानी कि ऐसा नहीं कि तुम कमाते नहीं हो, तुम्हारे हाथ पैर है, इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं जैसा आज की डेट में लोग बोल देते हैं कि भाई तुम खा भी तो सकते हो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अशोक ने बात लिखवा रखा था कि हमें जो सन्यासी हैं और जो ब्राह्मण है उनके प्रति हमें क्या करना है? उदारता का व्यवहार करना है। ठीक है, साथ ही साथ सेवकों तथा दासों के प्रति भी उदार व्यवहार करना है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है। साथ ही साथ दूसरे धर्मों तथा परंपराओं के प्रति हमें आदर का व्यवहार करना है। ये सारी बातें लिखी गई हैं। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नियुक्त किए गए थे। धम्म महामात्य मतलब क्या हुआ? एक ऐसी टीम जो धम्म को प्रचार करेगी, एक ऐसी टीम जो धम्म को जगह जगह पे जाकर बताएगी कि धर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, धम्म का इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, तो धम्म महामात्य क्या है? धम्म को प्रचार करने के लिए धम्म महामात्य की नियुक्ति की गई थी। ये एक विशेष अधिकारी होते थे जिनको नियुक्त किया जाता था। अच्छा, इनको सैलरी कहाँ से मिलती थी? राजा ही उसको सैलरी देता था। ठीक है, तो धम्म एक प्रकार की टीम है, धम्म महामात्य एक प्रकार की टीम है जिसका काम ये होता था धम्म को जगह जगह पे प्रचार करा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगले टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़े
तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दैविक राजा। क्या लिखा है, दैविक राजा। दैविक राजा से ही आपको समझ में आ रहा होगा देवता से रिलेटेड है ना, देवता से रिलेटेड है। तो देखिए कई सारे राजा ऐसे थे जो अपने आप को ईश्वर का दूत बताते थे। क्या बताते थे, ईश्वर का दूत बताते थे, या आप ये कह लो ईश्वर का अंश बताते थे कि मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया अंश हूं और मेरा काम है आप लोगों पे रूल करना, मेरा काम है आप लोग के लिए नियम बनवाकर आप उस चीज को लागू करवाना। तो इस प्रकार से कई सारे राजा भी आए, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, कुषाण वंश में दैविक राजा की धारणा क्या थी। कुषाण सम्राट जो कनिष्क थे ने अपने आप को देवपुत्र बताया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। क्या हूं, ईश्वर का पुत्र हूं। किसने बोला भाई, कुषाण सम्राट जो थे जिनका नाम था कनिष्क, इन्होंने अपने आप को क्या बताया, देवपुत्र, यानी कि मैं देवता का पुत्र हूं। अच्छा ये क्यों बताते थे, ताकि जो जनता है ना उनकी बातों पर बिलीव कर पाए, क्योंकि भगवान में सबकी आस्था है और जो भगवान ने जो चीज किया है, ठीक है, यानी कि भगवान ने अगर भेजा है तो अच्छा ही भेजा होगा। इस वजह से जनता का मोस्टली समर्थन पाने के लिए, जनता का प्यार पाने के लिए ये अपने आप को देवपुत्र बता देते थे, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर खुद को धर्म का रक्षक बताया कि मैं धर्म का रक्षक हूं, ठीक है। ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, यानी कि ईश्वर के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति हूं और ईश्वर के द्वारा भेजा गया जो व्यक्ति हूं या राजा हूं, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे राज करना है, ठीक है, और आप सबको मेरी बातें माननी पड़ेगी। आगे बात करते हैं, कनिष्क ने अपने सिक्कों पर ग्रीक, ईरानी, भारतीय देवताओं की तस्वीरें बनवाई और जिससे यह दिखे कि वह सभी धर्मों का क्या है, संरक्षक है, यानी कि सभी धर्मों का रक्षा करने वाला कौन है, वो है ये व्यक्ति कनिष्क, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें, ऐसी ही चीजें हमें गुप्त वंश में देखने को मिली है। तो गुप्त वंश में दैविक राजा की धारणा क्या थी भाई, देखिए गुप्त सम्राटों ने खुद को परम भागवत, ठीक है, परम भागवत यानी कि भगवान विष्णु के परम भक्त को कहा गया है, ठीक है, यानी कि गुप्त वंश में सम्राट अपने आप को क्या कहते थे, परम भागवत कहा करते थे, ठीक है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने अपने सिक्कों तथा शिलालेखों में खुद की तुलना भगवान विष्णु या फिर नरहरि से की है, यानी कि अपने आप को समझो कि ईश्वर का ही अंश बताए हैं। ऐसे उन्होंने अपने शासन को धर्म और नीति के अनुसार चलाने का दावा किया है, जिससे लोगों को लगे कि राजा ईश्वर की इच्छा से राज कर रहा है, यानी कि जो राजा राज कर रहा है ना, इसके पीछे कारण क्यों है, इसके पीछे कारण यही है कि इनको ईश्वर ने ही भेजा है। तो कई सारे राजा ये थे जो अपने आप को देवताओं का अंश बताते थे और इस तरीके से राज करते थे, जिसमें से मैं आपको दो एग्जाम्पल बता दिया, एक कुषाण वंश का बता दिया और एक गुप्त वंश का बता दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए ये सिक्कों में भी आप देख सकते हैं इस प्रकार की चीजें, ठीक है, इस तरीके की चीजें करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्या लिखा, बलुआ पत्थर से निर्मित कुषाण राजा की एक मूर्ति, यानी कि कुषाण राजा की देखो इस तरीके से मूर्ति बनवाई गई थी। खैर इनका जो सिर वगैरह है या ये कहो कि ऊपर का जो हिस्सा है वो नहीं है, लेकिन ये बलुआ पत्थर से बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हम समझते हैं, अगला जो टॉपिक है वो लिखा है कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या हैं, किसकी वजह से उपज मींस पैदावार कैसे बढ़ सकता है। तो देखिए आज की डेट में अगर देखा जाए उपज बढ़ाने का सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो ये है, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करो। टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करोगे, अच्छे फर्टिलाइजर, मतलब आप समझो कि आज की डेट में सब यूरिया और ये सब चीजें यूज करते हैं, इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ ही जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत पहले जो खेती की जाती थी वो जैविक प्रक्रिया के द्वारा होती थी। इट मीन्स वही गाय के गोबर को खेतों में डाला जाता था, उसको छोड़ा जाता था, उसमें पानी चला के छोड़ा जाता था ताकि उसमें उर्वरक शक्ति बढ़ जाए, और उसके बाद फिर बीज को बोया जाता था और फिर प्रोडक्शन होता था। धीरे 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 क्या इसमें यूरिया का यूज होने लगा, फर्टिलाइजर का यूज होने लगा, मतलब ये समझो कि बहुत सारी चीजें केमिकल्स का यूज होने लगा, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ जाए और डेफिनेटली बढ़ता है। जैसे जैसे आप समझो कि इंजेक्शन लगा देने से, तरह तरह की गोलियां खाने से शरीर का तुरंत विकास हो जाता है, उसी प्रकार से फसलों का भी विकास हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें उन चीजों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें ये चीज पढ़ना है कि उस समय उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके थे। देखिए उपज बढ़ाना मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका जो था वो ये था कि उस समय हल का जो प्रचलन था, ठीक है, वो नहीं था। तो उस धीरे धीरे हल का प्रचलन शुरू हुआ, हलों में भी कई सारी वेराइटियां आने लगी, नीचे लोहे का फाल यूज करने लगे, साथ ही साथ नदियों के किनारे फसल उगाने लगे, जिसकी वजह से पानी चलाने में आसानी हो पाए। और आपको पता है कि जो
चावल की खेती होती है, उसके लिए पानी की जरूरत होती है जो कि इजिली अवेलेबल हो जाता था वहां पे नदियों के किनारे, ठीक है। और इसके साथ साथ नहरें बनवा देना, ठीक है, और अच्छे खाद बीज का यूज करना, इस प्रकार की चीजें हुई। तो देखिए क्या लिखा है, उपज बढ़ाने के लिए सबसे पहले हल का प्रचलन वहां पे शुरू हुआ। साथ ही साथ गंगा कावेरी घाटियों की भूमि ज्यादा उपजाऊ होती थी, जिससे जिससे यह है वहां धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि हो जाती थी, यानी कि धान की खेती बहुत अच्छी हो पाती थी। लोहे के फाल वाले हल की वजह से फालों की जो उपज है वो, ठीक है, फसलों की जो उपज है वो क्या हो गई, बढ़ने लगे। यानी कि लोहे का फाल अगर यूज किया जाता था, देखिए समझो इस प्रकार से, जैसे मान लो ये हल है, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं, ये मान लेते हैं हल है, तो हल का जो नीचे वाला पोर्शन है ना, अगर ये लोहे का रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जमीन के अंदर ये जाएगा, और जब जमीन के अंदर जाएगा तो जो मिट्टी है, मिट्टी निकलेगी, उसको बारीक किया जाएगा और इसकी वजह से पैदावार अच्छा हो पाएगा। इसी वजह से लिखा है, लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की जो उपज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। कई जगहों पर खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया जाने लगा। कुदाल समझते हो ना, इजिली आना ले जाना, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और उससे अगर खेत की जुताई भी हो जाती थी। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं तथा तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाने लगी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं तथा नहरों जैसे सिंचाई के साधनों का निर्माण करने वाले लोग अक्सर राजा अथवा प्रभावशाली लोग हुआ करते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो गांव में जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे वो क्या काम करते थे, वो जैसे नहरों को बनवा दिया, कुओं को खुदवा दिया, तालाब बनवा दिया, और इससे क्या होता था, सबको इजीली पानी मिल पाता था। तो ये कौन कर पाता था, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसके लिए पैसे लगते हैं, और पैसा किसके पास होता है, जो गांव में जो बहुत अमीर हो उनके पास पैसा होता है, ठीक है। अच्छा जिन्होंने अपने इन कार्यों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है, क्योंकि आज की डेट में जैसे आप देखते हो ना, कोई लोग दान देते हैं तो कहते हैं भाई मेरा सेल्फी ले लो, सबको पता लगना चाहिए कि मैंने ही करवाया है। तो ऐसे उस समय तो फोटो था, फोटो की सिस्टम तो थी नहीं, तो क्या था, अभिलेखों में लिखवा दिया जाता था, ताकि आने वाले समय में लोगों को ये पता लग पाए कि इस व्यक्ति ने इस चीज का निर्माण करवाया है। अक्सर आपने शमशान घाट में या फिर कई सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि एक जो चेयर भी डोनेट किया जाता है ना, तो उस पर लिख दिया जाता है कि फला व्यक्ति के द्वारा ये चेयर डोनेट किया गया है ना। चलिए, यहाँ तक कि अपने जो विधायक होते हैं वो भी लिखवा देते हैं कि फला विधायक के द्वारा ये चीज दिया गया है ना। प्रमोशन समझो, पता नहीं क्या ही कमाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की चीजें हैं, आपने किया, बहुत अच्छी बात है, तो इसमें जरूरी है फलाना व्यक्ति द्वारा करवाए गए। चलिए, वो सारी बातें हैं। आज का जो सिस्टम है बहुत ही अजब गजब चल रहा है, क्या ही बोला जाए उस चीज के बारे में। आगे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो ना, ये जो T40 लिखा है, टी का मतलब होता है टॉपिक, टॉपिक 14 इस तरीके से मैंने करके रखा हुआ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। T14 क्या लिखा है, भूमिदान तथा नए सम्रांत वर्ग। तो पहले वाले स्लाइड पे हम भूमिदान के बारे में बात कर लेते हैं। भूमि मतलब जमीन, दान का मतलब होता है दान देना। तो भूमिदान क्या था, भूमिदान क्या है, देखिए भूमिदान अक्सर जो बड़े लोग होते थे वो या तो पंडितों को दे दिए, या तो गरीब लोगों को दे दिए, या दासों को दे दिए, या खुश होकर किसी को भी दे दिए। इस प्रकार से भूमिदान लोग कर दिया करते थे। तो देखिए क्या लिखा है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राजा तथा शासक ब्राह्मणों, मंदिरों, बौद्ध विहारों, ठीक है, यानी कि बौद्ध भिक्षु जहां पे रहते हैं उनको विहार, बौद्ध विहार कहा जाता है। तो ब्राह्मणों, मंदिरों, बौद्ध विहारों या फिर अपने अधिकारियों को भूमि यानी कि जमीन उपहार में दे दिया करते थे, और इस प्रक्रिया को भूमिदान कहा जाता था, ठीक है। इसका उद्देश्य भी होता था, क्या उद्देश्य होता था, जैसे धार्मिक पुण्य कमाना, यानी कि लोग बहुत ही ज्यादा पुण्य कमाना चाहते थे, जैसे कहते हैं ना कि आप दान दोगे तो मतलब पुण्य कमा रहे हो, तो वो चीज है। ब्राह्मणों तथा धर्म स्थलों का सम्मान बढ़ जाता था इससे, ठीक है, ब्राह्मणों तथा धर्म स्थलों का सम्मान बढ़ाना। साथ ही साथ अधिकारियों तथा सैनिकों को पुरस्कार देना, कई बार पुरस्कार में चीजें दे दी जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन मजबूत करना, ठीक है, प्रशासन मजबूत करने के लिए भूमि दे दी जाती थी कि भाई इस भूमि पे तुम काम करो और तुम पे कंट्रोल मैं करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भूमिदान हुआ करता था। आगे आप एक चीज पढ़ोगे प्रभावती गुप्त के बारे में, जो कि एक उन्होंने साम्राज्य को भी चलाया था और साथ ही साथ उन्होंने भूमिदान भी किया था, जो कि आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो वो लेडीज होने के बावजूद, देखिए एक टॉपिक आता है कि क्या लड़कियों को भूमिदान करने का अधिकार था, तो हाँ बिल्कुल था। अगर वो उस औहदे पे हैं, उनके पास उतनी शक्ति है, उतने पास क्षमता है
चीजों को दान करने का तो जरूर दान करते थे, जिनका एग्जाम्पल आगे प्रभावती गुप्त के बारे में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या लिखा है, नए संभ्रांत लोग। नए का मतलब होता है नए नए, संभ्रांत का मतलब क्या होता है, अमीर अमीर लोग। तो अक्सर क्या होता था, राजा जब किसी को ज्यादा जमीन दे देता था तो ज्यादा जमीन देने की वजह से वो जो व्यक्ति है वो अमीर बन जाता था। तो अमीर बन गया तो इस वजह से इसको क्या कहा गया, संभ्रांत। क्या बोला गया, संभ्रांत। और नया का मतलब हुआ रिसेंटली हुआ, क्योंकि राजा ने दिया तभी तो अमीर हुआ, तो नया नया अमीर ऐसा समझो। ग्रामीण का मतलब होता है गांव वाला। ठीक है, तो इस तरीके से नए सम्राट ग्रामीण कौन थे, जब किसी को भूमि दान में दे दी जाती थी तो वह व्यक्ति उस भूमि पर मालिकाना हक जमा लेता था, साथ ही साथ उस पर कर वसूल करने वाला बन जाता था। ठीक है, ये नए जमींदार हो सकते थे, अधिकारी हो सकते थे, ब्राह्मण वर्ग हो सकते थे। धीरे धीरे गांव में एक नया प्रभुत्वशाली जो वर्ग उभरा, उसी को हम क्या कहते हैं, संभ्रांत वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, संभ्रांत वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इनकी कुछ विशेषताएं भी थी भाई। क्या विशेषताएं थी, जैसे उन्हें राजा से विशेष अधिकार मिलते थे, यानी कि राजा से विशेष छूट मिला करता था, अधिकार मिला करता था। क्या अधिकार, जैसे कर वसूल कर सकते थे, न्याय करने का काम कर सकते थे, मतलब दो बंदों में लड़ाई हो तो उसको सुलझा सकते थे, है ना। चलिए, वे अक्सर कर वसूल करने वाले होते थे, जमींदार हो सकते थे और गांव प्रमुख भी हो सकते थे, या फिर आप ये कहो कि पुजारी हो सकते थे। पुजारी वही जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, है ना, उनके पास भी अधिकार होता है। गांव में उनका उच्च स्थान होता था और बाकी लोग उनके अधीन होते थे। अधीन का मतलब होता है उनके अंडर होना। ठीक है, बाकी लोग उनके अंडर होते थे, ये अपने आप को, है ना, इनके पास अधिकार होता था, राजा अधिकार दे देता था। तो इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था ना प्रभावती गुप्त के बारे में, तो उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, प्रभावती गुप्त प्रारंभिक भारत के एक सबसे अहम शासक, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने जो शासन किया 375 से लेकर 415 ईस्वी तक, इन्होंने ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। इनकी पुत्री थी कौन, प्रभावती गुप्त। कौन थे, प्रभावती गुप्त। उनका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो कि एक अहम शासक वंश थे। अहम का मतलब होता है यानी कि विशेष शासक वंश थे। संस्कृत धर्म शास्त्रों का मानना था कि महिलाओं को जमीन जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। यानी कि अगर देखा जाए धर्म शास्त्रों में बात लिखा गया है कि महिलाओं को संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं हुआ करता था, किंतु फिर भी एक अभिलेख से यह ज्ञात होता है, यानी कि पता चलता है कि प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी, यानी कि भूमि का मालिकाना हक इनके पास था और इन्होंने क्या किया था, दान दिया था। इन्होंने क्या किया था, दान दिया था। हालांकि देखा जाए तो संस्कृत शास्त्रों में ये बात कहा गया है कि महिलाओं को जमीन जैसी चीजों पर अधिकार नहीं होता था, स्वतंत्र अधिकार नहीं होता था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक अभिलेख के माध्यम से पता लगता है कि जो प्रभावती गुप्त है इनके पास जमीन भी थी और इन्होंने दान भी किया था। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, सबसे पहले वो रानी थी, इस वजह से उनके पास अथॉरिटी थी। अच्छा, यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को प्रत्येक स्थान पर एक जैसा लागू नहीं किया जाता हो, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो धर्मशास्त्र बनाए गए हैं ना, ये हर जगह पर सिमिलर देखने को नहीं मिला है। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं, इसके दो कारण है। सबसे पहले या तो रानी है, इस वजह से इन्होंने दान किया होगा, और दूसरे नंबर पे हर जगह पर जो धर्मशास्त्र है, यानी कि धर्मशास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं, वो हर जगह एक जैसे इंप्लीमेंट नहीं होता था, एक जैसा लागू नहीं होता था। तो ये कारण हो सकते हैं, तो जो कि हमने ये चीज पढ़ ली। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 16वें टॉपिक के बारे में। 16वें टॉपिक में हम ये देखते हैं नगर एवं व्यापारों के बारे में, है ना। थोड़ा सा नगरों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ व्यापारों के बारे में बात करेंगे, जहां से ये व्यापार वगैरह किया करते थे। अक्सर पहले के समय में जो व्यापार हुआ करता था वो नदियों के माध्यम से होता था, है ना। मोस्टली जो बड़े बड़े व्यापार होते थे, ठीक है, वो नदियों के माध्यम से होता था, क्योंकि उस समय इस प्रकार से चीजें नहीं थी, ट्रेन और सब चीजें नहीं थी। तो क्या था, नाव बनाया, नाव पे चीजों को लोड किया और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गए। ठीक है, तो क्या लिखा है, नए नए नगरों का विकास तकरीबन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उप महाद्वीपों के विभिन्न भागों में हुआ था, और जिन नए नगरों का विकास हुआ उनमें से अधिकतर महाजनपदों की राजधानियां हुआ करती थी। यानी कि नए नए नगरों का जो विकास हुआ था वो अक्सर अगर देखा जाए तो जो महाजनपद होते थे उनकी राजधानियां हुआ करती थी। ठीक है, जैसे
मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे जो महाजनपद थे उनकी ही राजधानियां हुआ करती थी, जो कि नए नए नगरों का विकास होता था। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो उप महाद्वीप लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। समझो कि एक महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग, उसे ही उप महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, जिसको सब कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता था। इसमें अगर आज के डेट में अगर आप देखा जाए तो उप महाद्वीप हम किसको बोल सकते हैं? भारत का पूरा एरिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? उप महाद्वीप का एक हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से चलिए, क्योंकि पहले तो सारी चीजें एक ही थी ना, ये तो आज की डेट में चीजें कैटेगराइज कर दी गई कि ये भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, लेकिन पहले क्या था? पहले पूरी की पूरी चीजें एक ही थी। चलिए आगे बात करते हैं। अक्सर सभी नगर संचार माध्यमों के किनारे हुआ करते थे, यानी कि संचार मार्गों के किनारे हुआ करते थे, जहां से बहुत ही इजीली या तो कम्युनिकेट किया जा सके या फिर सामानों को लाया और ले जाया जा सके। जैसे कि पाटलिपुत्र की अगर मैं बात करूं तो नदी मार्ग के किनारे स्थित थे, उज्जैनी की बात करूं तो भूतल मार्ग पर स्थित थे, यानी कि जरूरी नहीं है, कई सारी चीजें नदियों के मार्ग पर स्थित हुआ करती थी और कई सारी चीजें भूतल मार्ग पर स्थित होते थे, ठीक है, जहां से मतलब समझो कि लैंड के द्वारा जाते थे। आगे पुहार जैसे नगर जो हो गए, जैसे समुद्र तट पे थे, जैसा कि यहाँ पे मैंने डिनोट करके आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुआ करता था। मथुरा जैसे कई सारे शहर व्यवसायिक तथा सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुके थे और यहीं से व्यापार इत्यादि चीजें किया जाता था। एक छोटा छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझा दिया, क्योंकि देखो ये चीजें आपको समझने के लिए जरूरी है, बाकी पेपर में कैसे आएगा वो सारी चीज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या समझ में आया? सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में नए नए नगरों का विकास हुआ और अधिकतर जो नगरों का विकास हुआ वो महाजनपदों की राजधानियां हुआ करती थी और संचार मार्गों पे स्थित हुआ करते थे। पाटलिपुत्र नदी मार्ग पे स्थित है, उज्जैनी जो है भूतल मार्ग पे स्थित है, पुहार जैसे जो जगह समुद्र तट पर स्थित है और मथुरा जैसे कई सारे जो जगह है वो व्यवसायिक तथा सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुके थे, ठीक है। चल 16वां टॉपिक हमने कर लिया, बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे 17वें टॉपिक की। देखिए 17वां टॉपिक क्या लिखा है? उप महाद्वीप और उनके बाहर का व्यापार, यानी कि अब व्यापार कहाँ कहाँ हुआ करता था उसके बारे में बात कर लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उप महाद्वीप में नदी मार्गों एवं भू मार्गों का विकास हुआ। कौन कौन से मार्गों का? जैसे नदी मार्गों का और कौन से मार्ग? भू मार्गों का, ठीक है। जैसे पाटलिपुत्र के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। अभी जस्ट हमने पीछे देखा था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पाटलिपुत्र जो कि नदी मार्ग पर स्थित था। इसके अलावा भूतल मार्ग जैसे उज्जैनी की हमने बात कर ली, तो इसी चीज की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, स्थित था एवं अनेक दिशाओं में फैला हुआ था। आगे बात करते हैं समुद्र तट पर बने कुछ बंदरगाह जैसे जल मार्ग अरब सागर, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी से चीन एवं दक्षिणी पूर्व एशिया तक फैले हुए थे। यानी कि अगर देखा जाए तो कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि समुद्र तट पर स्थित थी, जिसकी वजह से उत्तरी अफ्रीका जाना हो गया, पश्चिमी एशिया जाना हो गया, बंगाल की खाड़ी जाना हो गया, चीन जाना हो गया, ये सारी चीज पॉसिबल हो पाती थी, ठीक है। क्योंकि देखिए नदियों के मार्गों से अगर देखा जाए, नदियों के मार्ग से यहाँ पे देखिए समुद्रों के रास्ते, अगर यहाँ से आपको जाना हो तो आप देखो यहाँ पे भी जा सकते हो, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में भी जा सकते हो, ठीक है, चाइना भी इधर से घूमते हुए जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो इस प्रकार की चीजें हो रही थी, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं। शासकों ने अक्सर नए रास्तों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, नए नए जो मार्ग ये ढूंढा करते थे उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। शायद वे इन रास्तों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। यानी कि अक्सर ऐसा भी होता था कि जो व्यापारी व्यापार करते थे वो नदियों के माध्यम से व्यापार करते थे और ऐसे में टैक्स वसूलने के लिए उस पर कब्जा कर लेते थे और उसके बाद जब व्यापारी वहां से जाते थे तो वहां से टैक्स वसूला करते थे। आगे इन रास्तों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी तथा घोड़े खच्चरों जैसे पशुओं के दल के साथ चलने वाले व्यापारी इत्यादि हुआ करते थे। तमिल भाषा में मत्स्यवन एवं प्राकृति से सतवाह एवं सेठी के नाम से लोकप्रिय कामयाब व्यापारी बड़े धनी हुआ करते थे। यानी कि कुछ प्रमाणों के माध्यम से ये पता लगता है कि जो मत्स्यवन जो हो गए, इसके अलावा सतस्वान हो गए तथा सेठी जो हो गए, ये ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे व्यापारी हुआ करते थे जो कि बहुत ज्यादा धनी हुआ करते थे, ठीक है। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु एवं उससे निर्मित होने वाले जो उत्पाद होते थे, पत्थर जो होता था, लकड़ी होता था, जड़ी बूटी होता था, जैसे कई प्रकार के जो सामान होते थे एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाए जाते थे, ठीक है।
एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करते थे, पहुंचाए जाते थे। ठीक है, और आगे आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं यहां पे एक सेकेंड, आगे बात करते हैं रोमन साम्राज्य में काली मिर्च हो गया, जैसे मसाले हो गए, कपड़े हो गए, जड़ी बूटियां हो गई, इन चीजों को, ठीक है, इन चीजों की भारी मांग हुआ करती थी और इन जैसी चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पर लाया और ले जाया जाता था। तो हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में, इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि ये अन्य अन्य जगहों पर व्यापार किया करते थे, जैसे उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ व्यापार कहाँ से होता था, समुद्र तट से होता था। साथ ही साथ हमने ये देखा कि शासक वर्ग जो थे वो रास्तों पे कब्जा कर लेते थे ताकि वहां से टैक्स वसूला जा सके। फिर हमने ये भी देखा कि अधिकतर अगर देखा जाए तो रास्तों पर चलने वाले जो व्यापारी होते थे वो बैलगाड़ी के माध्यम से जाते थे, पैदल जाते थे, उनके पास खच्चर हुआ करता था, इन ऐसे लोग थे। साथ ही साथ हमने कुछ व्यापारियों के बारे में बात किया, जैसे इसमें सेठी आ गए, सतस्वाह आ गए, ये सारे बड़े व्यापारी हुआ करते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और इन जैसी चीजों से जो निर्मित जो चीजें होती थी, साथ ही साथ पत्थर, लकड़ी, जड़ बूटियां, इन जैसी चीजों को इधर से उधर लाया और ले जाया जाता था, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या लिखा है, 18वां टॉपिक, सिक्के तथा राजा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिक्कों के विकास के बारे में। देखिए स्टार्टिंग में जो सिक्के बनाए जाते थे ना, वो आहत सिक्के होते थे। कहोगे भाई आहत सिक्के का मतलब क्या हुआ? देखो आज के डेट में टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया सिक्का बनाया जा सकता है ना, उस पर कुछ चीज लिखना हो लिख सकते थे, लेकिन पहले क्या होता था, पीट पीट के बनाया जाता था, उसी को आहत सिक्का कहते थे। आहत का मतलब होता है चोट पहुंचाना, और चोट पहुंचाकर सिक्के बनाए जाते थे। इट मींस ठोक ठोक के, पीट पीट के सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, व्यापारी के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय सरल हो गया। क्या हो गया, विनिमय सरल हो गया, मतलब लेन देन आसान हो गया। चांदी एवं तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम ढाले गए एवं प्रयोग में आए गए। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए आहत सिक्के जो कि चांदी के तथा तांबे के सिक्के हुआ करते थे, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लाया गया। ये कैसे होते थे, ये आहत होते थे और इनको ढाला गया और साथ ही साथ इनको प्रयोग में लाया गया। आहत सिक्के पर जो प्रतीक बने थे उनको विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने का प्रयास किया गया है। यानी कि जो सिक्के मिले हैं उनको मौर्य वंश के साथ, मौर्य वंश के जो प्रतीक है उनसे मिलाकर चेक करने की कोशिश की गई, सिमिलर तो नहीं है, है ना, ऐसा। आगे तो ज्ञात हुआ कि इन सिक्कों पर राजाओं ने जारी किया था। यानी कि जो सिक्के थे इसको जारी करने वाले कौन होते थे, राजा जारी करते थे। शासकों की प्रतिमा हो गया, मतलब शासकों का जो तस्वीर हो गया, उनका नाम हो गया। सर्वप्रथम सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कुषाण वंशों ने जारी किया था। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा मार्क कर देता हूं कि सोने के सिक्के जारी करने वाले जो राजा थे वो कुषाण शासक थे, और इन्होंने कब किया, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया। ये बात याद रखिएगा, ये आता है 1 नंबर का, और किसमें आता है, एमसीक्यू में आता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो चांदी के सिक्के हैं ये इसके बारे में भी पूछ लेता है, ये भी आप मार्क करके रखो, ये भी 1 नंबर में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें सोने के सिक्कों के व्यापक इस्तेमाल से यह संकेत मिलता है कि मूल्यवान वस्तु एवं भारी संख्या में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था, यानी कि लेन देन किया जाता था, वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। ठीक है, चलिए और क्या होता था भाई, और देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। आगे क्या लिखा है, इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए, इसके अतिरिक्त दक्षिणी भाग के कई सारे पुरास्थलों से बड़ी तादाद में रोमन सिक्के भी देखने को मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो साम्राज्य था, ये जो मौर्य वंश था, ठीक है, ये जो था ये कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य से भी संबंध रखता था और वहां से व्यापार वगैरह किया जाता था। ठीक है, यानी कि उस समय अगर देखा जाए तो इनका जो लेन देन होता था ये रोमन साम्राज्य से भी हुआ करता था, जिसमें हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा और थोड़े बहुत राजाओं के बारे में पढ़ा जिन्होंने सिक्कों को जारी किया। ठीक है, अब इसके बाद जो 3 टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों के अर्थ कब और किसने निकाला। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है, 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने ब्राह्मी लिपि को, ठीक है,
ब्राह्मी लिपि को खोज निकाला था, यानी कि उसके अर्थ को खोज निकाला था। तो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल अक्सर देखा जाए तो अशोक के अभिलेखों में किया गया था, और इस लिपि का उपयोग उस समय के सिक्के तथा अभिलेखों में भी देखने को मिला है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं अभिलेख कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। तो हमें क्या समझ में आया, ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि का अर्थ कब और किसने निकाला? 1838 में जेम्स प्रिंस ने इस चीज को निकाला था, जो कि अशोक ने अपने सिक्कों पर और अभिलेखों पर इस चीज का उत्कीर्ण करवाया था। आगे बात करते हैं अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य कौन कौन से, यानी कि ये जो अभिलेख है इनसे हमें क्या चीज के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो देखिए, अशोक के दो अभिलेख, एक में राजा का संदेश आदेश लिखा हुआ है और एक में राजा की वेदना लिखी गई है। आदेश का मतलब होता है ऑर्डर देना, और वेदना का मतलब होता है अनुग्रह करना कि भाई ऐसी चीज फॉलो करें, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, अशोक के दो अभिलेख, एक में राजा की आदेश की बात की गई है और एक में राजा की वेदना की बात की गई है। को ध्यान पूर्वक पढ़ा गया तो हमें पता चलता है कि इन अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं लिखा, यानी कि अगर देखा जाए तो ऐसे जो अभिलेख देखने को मिले हैं, इन जैसे अभिलेखों पर राजा का नाम नहीं देखने को मिला है। उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई जो उपाधि थी, जैसे कि देवना प्रिय, देवना प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, इनका प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ पियदस्सी का यूज किया गया। पियदस्सी का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था देखने में अट्रैक्टिव, ठीक है, यानी कि ऐसा राजा जो देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब आप ये कह सकते हो कि कई जगहों पे कई अभिलेखों में राजा का सीधा नाम नहीं लिखा हुआ है, अशोक का सीधा नाम नहीं लिखा गया है, बल्कि उनके द्वारा प्राप्त की गई उपाधि, जैसे सम्राट हो गया, जैसे देवना प्रिय हो गया, जैसे पियदस्सी हो गया, इन जैसे चीजों का यूज किया गया है। तो समझ में आ गई अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य कौन कौन से हैं, ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि 20वां टॉपिक है, और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याएं होती हैं और वो बताइए। देखिए अभिलेख शास्त्री, अभी अब मैंने आपको दिखाया पत्थर पर लिखी गई चीजें थी। अभिलेख शास्त्री जो अभिलेखों को पढ़ते हैं, सबसे पहला टास्क ये होता है अभिलेखों को जमीन से साफ सुथरा निकालना, उस पे जो लिखी गई चीजों को उसको उकेरना, मतलब देखना। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि निकालते वक्त तो टूट जाते हैं, तो ये समस्या आ गई। कई बार उसको साफ करते करते शब्द आपस में मिल जाते हैं, ये भी समस्या आ गई। कई बार चलो ये दो प्रोसेस तो हो जाता है, तीसरे प्रोसेस में जब उसको पढ़ने की बात आती है तो पता लगता है कि शब्दों का ज्ञान ही नहीं है। जैसे हड़प्पा में जो लिपि मिली है, रस्मय लिपि है ना, उसको पढ़ा नहीं गया है, तो ये भी एक समस्या है। चलो मान लेते हैं पढ़ भी लिया, तो क्या जरूरी है जो पढ़ लिया वो समझ में आ रहा है, ये भी है। कई बार रीडिंग करते हो आपको समझ ही नहीं आता, ये भी समस्या है। और क्या समस्या है भाई, कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें उसी व्यक्ति के बारे में पता लगता है जो उस चीज को लिखवाता है। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अभिलेखों की संख्या बहुत सारी है, लेकिन जो हमें मिला है ना उसका अंश मात्र है। ये भी एक समस्या है कि हमें सारे अभिलेखों के बारे में नहीं पता है। तो देखिए, तो सबसे पहले अभिलेख शास्त्रियों की जो समस्याएं हैं वो ये समस्या है, अभिलेखों के अक्षर काफी हल्के रंग से उत्कीर्ण होते हैं, यानी कि लिखे हुए होते हैं, जिसे पढ़ पाना काफी मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पे अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, और इसमें जो अक्षर है वो लुप्त भी हो सकते हैं। लुप्त मतलब क्या होता है, इधर उधर हो जाना। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना है, कई बार ये सरल नहीं होता है, यानी कि जो बातें लिखी गई हैं उसको पढ़ पाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे हड़प्पा की लिपि की अगर मैं बात करूं तो उसको पढ़ा नहीं गया है। अभिलेख हजारों की संख्या में रहे होंगे, कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे होंगे। जो अभिलेख उपलब्ध है वो हो सकता है कि सारे अभिलेखों का कुछ अंश मात्र है, यानी कि थोड़ा सा है। आगे बात करते हैं, अभिलेखों में खेती की दैनिक प्रक्रिया एवं दैनिक जीवन सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं किया जाता है, यानी कि जो जो अच्छे ओकेजन होते हैं उन्हीं के बारे में चीजें लिखी जाती हैं, हर एक चीजों के बारे में अभिलेखों में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े तथा विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। अभिलेखों में प्रायः उन्हीं के विचार होते हैं जो उनको क्या करते हैं भाई, बनवाते हैं, सिर्फ उन्हीं के विचार देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो अभिलेख शास्त्रियों की ये समस्याएं होती हैं, जो कि आपके पेपर में आता है भाई 4 नंबर में। समझ में आ रही बात है? तो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिलेख शास्त्रियों की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो लिखा है, क्या लिखा है, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। देखिए भाई, सामान्य लोगों के जीवन का बारे में जो है ना इतिहासकार कैसे लिखते हैं,
वो इस तरीके से लिखते हैं वहां की वस्तुओं को देखकर, वहां के यूज किए गए सामानों को देखकर, है ना, चीजों का निर्माण करते हैं। जैसे आपने हड़प्पा के बारे में देखा, वहां की वस्तुओं को देखा, उन वस्तुओं के माध्यम से इतिहासकारों ने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया कि वहां पे रहने वाले व्यक्ति इस तरीके से रहते होंगे, इन चीजों का इस्तेमाल करते होंगे और ऐसे ऐसे हड़प्पा का पतन हुआ होगा। तो इसी प्रकार से सामान्य लोगों के जीवन के बारे में जो पुरातात्विद है वो इस प्रकार से बताते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सामान्य लोगों के जीवन का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है, अतः विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में गंभीर अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। बर्तनों एवं भवनों के अवशेषों से उनके सामाजिक जीवन का पता लगता है कि वो किस तरीके से सामाजिक जीवन गुजारते थे, किस तरीके से उनका घर बनता था, किस तरीके से वो सामानों का यूज किया करते थे। खुदाई से प्राप्त अनाजों के दानों तथा जानवरों की हड्डियों से लोगों के भोजन की जानकारी प्राप्त होती है कि अनाजों के दानों से पता लगता है कि कौन कौन से अनाजों का यूज करते थे, और जानवरों की हड्डियों से पता लगता था कौन कौन से जानवरों का शिकार करके उसको खाते थे। ठीक है, आगे इतिहासकार अभिलेख, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करते हैं। ये सामाजिक सामग्रियां सामान्य लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में काफी सहायक होती हैं। साथ ही साथ बात करते हैं समाज पुरुष प्रधान था और कृषि उनका मुख्य पेशा हुआ करता था। भूमिहीन खेतीहर, श्रमिक, छोटे किसान हो गए, बड़े जो जमींदार हुआ करते थे, इनका भी उल्लेख देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं, घर का मुखिया गृहपति होता था। घर का मुखिया कौन होता था? गृहपति। गृहपति का मतलब क्या होता है? घर का मुखिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, लोक कथाओं से भी सामान्य लोगों के जीवन की जानकारियां देखने को मिल जाती हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं, अच्छा, लोक कथा का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा कही गई कथा। अब कई सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते नहीं बल्कि दादा दादी, है ना, कई दूसरे लोगों से सुनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सामान्य लोगों के जीवन के बारे में जो जानकारी है, ठीक है, इतिहासकार वहां की जो वस्तुएं होती है उनके माध्यम से किया करते हैं। समझ में आ रही बातें? चलिए, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ये हो जाता है ओवर। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अब ये चैप्टर तो चलो ओवर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर करना जरूरी है। लगातार वीडियो अब आएगी पोल साइंस की और हिस्ट्री की भी आएगी, उन चीजों को देखिए। और मैं जितनी जल्दी हो सकता है सिलेबस को ओवर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आऊंगा, और साथ ही साथ मैं सैंपल पेपर भी करवाते रहूंगा ताकि आपको स्टार्टिंग से पढ़ो और अच्छे स्कोर करना है आप लोग को। ठीक है ना? तो चलिए, और किसी भी चीज में कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइव क्लासेस के लिए मैंने आपको बता दिया, संडे को 7 बजे मैं रखूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।